पहले भूकंप आया या पहले ग्लेशियर टूटा? नेपाल में कुदरत ने क्यों मचाई तबाही? वाया तिब्बत नेपाल में आई इस तबाही के लिए कितना जिम्मेदार है चीन? क्या तिब्बत में चीन का निर्माण बना आपदा की सबसे बड़ी वजह? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जब पहाड़ों से नदियां बहती हैं तो वो जीवन लाती हैं, लेकिन जब वही नदियां बिना किसी चेतावनी के सैलाब बन जाएं तो पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ जाती हैं। नेपाल के रसुआ, नुआकोट और धादिङ जिलों में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियां उफान पर आईं और देखते ही देखते कई गांव, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तक पानी में समा गए। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुदरत का कहर था या इसके पीछे नेपाल के पड़ोसी देश चीन की बहुत बड़ी लापरवाही थी? नेपाल की स्थानीय मीडिया और स्वतंत्र रिपोर्ट्स की टाइमलाइन को खंगाला जाए तो एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आता है। चीन के पास समय था, जानकारी थी, लेकिन उसने नेपाल को सही समय पर सतर्क करने की परवाह तक नहीं की। आज के इस एपिसोड में हम फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के आधार पर समझने जा रहे हैं कि तिब्बत में शुरू हुई बाढ़ से नेपाल कैसे तबाह हुआ और चीन इस त्रासदी के लिए कितना जिम्मेदार है। चलिए समय के उस चक्र को समझते हैं जिसने नेपाल को संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। नेपाल की प्रमुख लोकल पब्लिकेशन है उकेरा। इसकी एक खोजी रिपोर्ट का मैं जिक्र करूंगा आज आपसे। इस पूरी त्रासदी का टाइमलाइन गणित चीन की पोल खोल देता है। ये इस न्यूज रिपोर्ट का दावा है। सुबह 8:15 नेपाल के समय के हिसाब से, तिब्बत के समय के हिसाब से 10:30 बजे तिब्बत के केरुंग काउंटी में अचानक भयानक बाढ़ आती है। चीन और नेपाल के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है, यानी सुबह 8:15 बजे के करीब ही तिब्बत की तरफ सैलाब आ चुका था। सुबह 9 बजे नेपाल के समय के हिसाब से तिब्बत में बाढ़ आने के लगभग 45 मिनट बीत चुके थे, लेकिन नेपाली प्रशासन को इसकी खबर किसी भी चाइनीज ऑफिशियल के जरिए मिली नहीं। नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की प्रवक्ता हैं शांति महत। वो बताती हैं कि रसुआ के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नरेंद्र परियार ने उन्हें फोन करके बताया कि सीमा के पास मौजूद स्थानीय लोगों ने केरुंग की तरफ से नदी का बहुत विकराल रूप आते देखा है, मतलब सैलाब आते हुए देखा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के मुताबिक गोसाईकुंडा से 47 किलोमीटर नॉर्थ में सुबह 8:37 पर तिब्बती इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। 4.4 की तीव्रता का। माना जा रहा है कि इसी भूकंप के कारण नदी में बनी झील का बांध टूट गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप जो आने वाले लंबे समय तक लोगों को डराता रहेगा। जरा सोचिए, जब तिब्बत में पानी कहर बरपा रहा था तब चीन के अधिकारियों ने नेपाल को एक फोन तक करना मुनासिब नहीं समझा। नेपाल के सीमावर्ती लोगों ने जब खुद अपनी आंखों से उफनती भोटेकोशी नदी को देखा तब वो जान बचाने के लिए भागे और भागने के इसी अफरा तफरी भरे माहौल में कई लोग पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तब चेतावनी देने का फायदा भी क्या है। चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर नेपाल को पहली जानकारी मिली दोपहर 1:35 पर, यानी घटना के 5.5 घंटे के बाद। चीनी पक्ष ने नेपाल को बताया कि नदी का रास्ता रुकने की वजह से तिब्बत की तरफ से एक अस्थायी झील बन गई थी। दोपहर में नेपाल सरकार ने जो इमरजेंसी अलर्ट जारी किया उसका आधार यही 1:35 पर मिली चीन की तरफ से सूचना थी। अलर्ट में कहा गया है कि तिब्बत वाली झील का पानी अब पूरी तरह से निकल चुका है और सारा खतरा भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों पर आ गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर चीन ने सुबह 8:15 बजे या 8:30 बजे ही नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट्स और निचले इलाकों को अलर्ट भेज दिया होता तो सैकड़ों जिंदगियों और बुनियादी ढांचे को शायद बचाया जा सकता था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, यह कोई पहली बार भी नहीं हुआ है।
नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल भी 2025 में जब इसी नदी में विनाशकारी बाढ़ आई थी, तब भी चीन ने नेपाल को कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन, पूर्व सूचना नहीं दी थी। बाद में सैटेलाइट और वैज्ञानिकों की जांच से पता चला कि वो बाढ़ तिब्बत में ग्लेशियर लेक फटने, जिसे आप ग्लोव भी कहते हैं, ग्लोव का नाम आपने सुना होगा। ग्लोव को लेकर कई तरह की थियरीज भी दी जा रही हैं। इस बड़े हादसे और तबाही के बाद ग्लोव क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसको कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ग्लोव, GLOF। इसकी वजह से आई थी यह भी कहा जा रहा है। काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जलवायु के मुद्दे पर रिसर्च भी करते रहते हैं। रीजन भक्त कायस्थ इनका नाम है। उनका कहना है कि हिमस्खलन ने तिब्बत के केरुंग इलाके में नदी का रास्ता रोक दिया। इससे नदी में झील बनी और भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। जब यह हिमनद फटा तो भोटे कोशी नदी और त्रिशूली में बाढ़ आ गई। पहले भूकंप को इसकी वजह माना गया। हालांकि बाद में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एजेंसी USGS ने कहा कि जिस भूकंपीय गतिविधि को भूकंप समझा गया, वो दरअसल ग्लेशियर, चट्टानों और बर्फ के टूटकर नीचे गिरने और मलबे के तेज बहाव से पैदा हुई सीस्मिक एनर्जी भी हो सकती है। हालांकि नेपाल का जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी राय थोड़ी इससे अलग है। उसका यह मानना है, वो इस निष्कर्ष पर निकला है कि पहले भूकंप ही आया और भूकंप की वजह से ग्लेशियर फटा और उसके बाद यह तबाही हुई। तो ये अलग अलग तरह की थियरीज इस वक्त सामने आ रही हैं, क्योंकि जाहिर है अभी इस वक्त जो मेन प्रायोरिटी है वो लोगों की जान बचाना है। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोगों को बचाया जा सकता है अभी भी, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां मलबे में दबी हुई हैं। क्या उनमें से कोई जिंदा है? क्या उसकी जान बचाई जा सकती है? जाहिर है प्रायोरिटी अभी यही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तिब्बत के इन ऊंचे ऊंचे इलाकों में बार बार ऐसी अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स क्यों आ रही हैं? विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का मानना है कि इसके पीछे दो मुख्य रीजंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर्स का पिघलना। यह एक बहुत बड़ा रीजन है, यह एक बहुत बड़ा कारण है। हिमालयी क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ऊंचाई पर स्थित बर्फ की झीलें टूट रही हैं, और यह एक बहुत घातक समस्या है। चीन का बेधड़क इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जो हुआ है, वो भी दूसरा एक बड़ा रीजन है। हिमालय के बेहद नाजुक और संवेदनशील इकोलॉजी जोन में चीन लगातार टनल्स, डैम, हाईवे और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेतहाशा निर्माण हो रहा है, बिना यह सोचे समझे कि पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहाड़ों में लगातार होने वाली ब्लास्टिंग और भारी निर्माण कार्यों से लैंडस्लाइड का खतरा कई गुना बढ़ गया है। हालांकि एक और रीजन है, जब तिब्बत की तरफ से भूस्खलन या ग्लेशियर का टुकड़ा गिरता है तो नदियां जैम हो जाती हैं और कृत्रिम झीलें बन जाती हैं, और जब ये झीलें अचानक फूटती हैं तो नीचे बसे नेपाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय नियमों और ट्रांस बाउंड्री रिवर डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल के तहत ऊपरी बहाव यानी अपस्ट्रीम वाले जो देश हैं, उनकी ये नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो निचले बहाव यानी डाउनस्ट्रीम वाले देशों को किसी भी संभावित आपदा की तुरंत जानकारी दें। चीन ऊपर है, नेपाल नीचे है, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? जाहिर है चीन की। लेकिन इस पूरे मामले में चीन का रवैया पूरी तरह से लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना नजर आता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हिमालयी क्षेत्र में बिना सोचे समझे निर्माण कार्य लगातार कौन करा रहा है? कौन करा रहा है भाई? चीन करा रहा है। और दूसरा, आपदा आने के बाद भी समय पर आप डेटा साझा नहीं कर पा रहे हो, चेतावनी नहीं दे पा रहे हो। नेपाल जैसा छोटा देश जो कि भौगोलिक रूप से चीन से नीचे की तरफ स्थित है, वो सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की मार ही नहीं झेल रहा है, बल्कि अपने बड़े पड़ोसी की इस बेरुखी की कीमत भी इंसानी जानों से चुका रहा है। अगर समय रहते ट्रांस बाउंड्री वार्निंग सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया और चीन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तो हिमालय का यह नाजुक इलाका ऐसे ही जल प्रलयों का साक्षी बनता रहेगा। बहरहाल अब तबाही और बर्बादी का हिसाब लगाया जा रहा है। सैकड़ों लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं, 133 भारतीयों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इनमें से 59 तो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा बिहार और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो बिहार में जो गंडक नदी से सटे इलाके हैं, पश्चिमी, पूर्वी, चंपारण, सारण, गोपालगंज समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट है। यूपी में महाराजगंज, कुशीनगर से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर भी अलर्टनेस बढ़ा दी गई है।
पर यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि चीन अगर वक्त रहते जाग जाता और नेपाल को अलर्ट कर दिया गया होता तो शायद तबाही का यह पैमाना देखने को नहीं मिलता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप इस लापरवाही पर क्या सोचते हैं, चीन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? इन तमाम जानकारियों को देखने, समझने, सुनने के बाद अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।